नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आईआईटी नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के बारे में, और जो कि आईआईटी जोधपुर की स्पेशल अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, उसमें ये सब्जेक्ट है जीएफआर 2017 ई प्रोक्योरमेंट एंड ई मार्केट प्लेस यानी जैम। जितने भी अपनी नॉन एकेडमिक जो वैकेंसीज हैं उन सभी के सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट है। तो इसी को लेकर के हमने डिसीजन लिया कि आपके लिए जितने भी आईआईटीज हैं 23 उनमें डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट पोस्ट में जितने भी प्रश्नों को अभी तक पूछा गया है और जिनके पेपर्स अवेलेबल हैं उन पेपर्स में से सारे प्रश्नों का संकलन किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से आप तक उन सभी प्रश्नों को पहुंचाया जाए। विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि आप जल्दी से वीडियो नहीं डाल रहे हैं या बहुत टाइम बाद आपका वीडियो आ पाता है। मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए सूचना देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों, बहुत सारे आईआईटीज के पेपर को लाना, फिर उनमें से वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को छांटना, फिर उनके आंसर ढूंढना, क्योंकि आपको रेडी आंसर के साथ में क्वेश्चंस हम देते हैं तो उनमें एक मेहनत लगती है और अप्रोप्रिएट आंसर तक जब तक टीम नहीं पहुंच जाती, हम 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक आपको उन प्रश्नों को नहीं दिया जाता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हैं, एक फेद के साथ जुड़े हैं, उनका कोई भी प्रश्न गलत हो। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट जीएफआर 2017 ई प्रोक्योरमेंट एंड ई मार्केट प्लेस यानी जैम के बारे में आज हम प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ एक और जरूरी सूचना है विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं, पेड मेंबरशिप लेते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पेड मेंबरशिप लेने के बाद सूचना नहीं देते हैं, वो सभी अपना जीमेल आईडी, जिन्होंने पीडीएफ वाला प्लान लिया हुआ है यानी 119 और 199 का जिन्होंने प्लान लिया रखा है, वो सभी विद्यार्थी हमें जरूर सूचना दें। इससे होगा ये कि टाइम पर हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं वो है जीएफआर 2017 ई प्रोक्योरमेंट एंड ई मार्केट प्लेस यानी जैम के बारे में। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी तिरुपति के सिलेबस में नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट का ये सब्जेक्ट डाला हुआ है, जो अंडर आता है रूल्स रिलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में। जो ऑडिट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जो दे रखे हैं वो 3 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से आज हम पहले सब्जेक्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज आपके सामने रखेंगे, जो जीएफआर 2017 से रिलेटेड होंगे, ई प्रोक्योरमेंट एंड ई मार्केट प्लेस यानी जैम के आधारित होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाएंगे और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट के बारे में प्रश्नों का समावेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। विद्यार्थियों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। विच रूल इन जीएफआर 2017 डील्स विद द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। विद्यार्थियों जो नए हैं, जो आईआईटी में पहले से स्टाफ नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं जीएफआर होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, और ये सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जितने भी फाइनेंस के काम होते हैं वो सभी इन रूल्स के आधारित होते हैं। इनमें से डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का रूल है रूल नंबर 23। अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर होता क्या है। जब कोई अधिकारी के पावर को किसी जूनियर ऑफिसर को डेलीगेट करना चाहता है, यानी देना चाहता है, बांटना चाहता है, तब जाकर के डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स लागू होती है। और ये रूल नंबर 23 के अंदर दिया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी डेलीगेशन कर सकते हैं फाइनेंशियल पावर्स का दूसरे अधिकारियों के प्रति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम। विद्यार्थियों, जब भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आप याद रखिए कि आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। हम जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं और वहां पर हम गलती करते हैं। यानी यहां पर नोट दिया हुआ है, वहां पर आपको जब भी प्रश्न में नोट हो तो आप उसको गोला कर लें, जिससे आपको याद रहेगा कि आपको नहीं वाला ऑप्शन चुनना है। यानी यहां पर ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, बिल्कुल। एफिशिएंसी होना जरूरी है, बिल्कुल। सिक्योर एंड सेफ भी है उसका फीचर, लेकिन कौन सा फीचर नहीं है? नॉट ए फीचर, यानी नो डायरेक्ट परचेज, यानी आपको यहां पर कोई भी डायरेक्ट परचेजिंग नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एज पर द ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर द पब्लिकेशन ऑफ ए नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग एनसीबी टेंडर। यानी आपको जब भी
एनसीबी करनी होगी, यानी नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग जब होती है, यानी राष्ट्रीय लेवल का जब भी कोई बिडिंग होगा, बिडिंग यानी क्या होता है, जब भी कोई टेंडर होता है तब आपको बिडर आते हैं बहुत सारे और अपनी अपनी प्रपोजल्स वहां पर देते हैं, तो उनके लिए जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ डेज मिलता है वो 21 डेज मिलता है। तो याद रखिए ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन के अंदर दिया हुआ है, जब भी आपका एनसीबी होगा, नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा, तब आपको मिनिमम डेज अगर पूछा जाता है तो 21 डेज राइट करना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं 4 की। द जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड इन विच चैप्टर ऑफ जीएफआर 2017। देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं और उनके अंदर में रूल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा है आपसे जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन से चैप्टर के अंदर है, तो चैप्टर 2 है जिसमें आपको जनरल बातें बताई गई हैं, यानी किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाएगा, ये बात कही गई है चैप्टर 2 ऑफ जीएफआर 2017। हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एज पर जीएफआर 2017 द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट which have not been delegated to a subordinate authority shall vest on। मैंने आपको बताया था कि सबॉर्डिनेट या जूनियर अथॉरिटीज को हमेशा डेलीगेट की जाती हैं फाइनेंशियल पावर्स, और यहां पर आपसे पूछ लिया है which have not been delegated to subordinate, यानी कौन सा आपको नहीं सबॉर्डिनेट को देना है, कौन सी अथॉरिटी है, shall not vest in यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5, यानी एज पर जीएफआर 2017 द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पावर की बात हो रही है, विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की पावर जो होती है वो कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। पार्लियामेंट की जा सकती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जा सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जा सकती है, लेकिन एकमात्र फाइनेंस मिनिस्ट्री है जिसकी पावर को आप डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी जो अधिकारी जिस काम के लिए नियुक्त है वो वहां पर वही काम करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एज पर द ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। अब यहां पर पूछा है ई प्रोक्योरमेंट में जो गाइडलाइंस दी हुई है उनके अंदर में कौन सा मेथड यहां पर खरीदारी का नहीं है। वो आप देखिए, ओपन टेंडरिंग बिल्कुल होता है, लिमिटेड टेंडरिंग बिल्कुल होता है, ऑक्शन बिल्कुल होता है, डायरेक्ट परचेज मैंने बताया ई प्रोक्योरमेंट में डायरेक्ट परचेज इज नॉट अलाउड, हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब बात कर लेते हैं ओपन टेंडरिंग क्या है। ओपन टेंडरिंग जब होता है तो इसमें कोई भी बिडर अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लिमिटेड टेंडरिंग में क्या होता है, यानी मान लीजिए कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है जो 4 ही कंपनी बनाती है इंडिया के अंदर, तो ये हो गया लिमिटेड टेंडरिंग, यानी वही 4 का टेंडर आएगा क्योंकि दूसरा तो बनाता ही नहीं है। और ऑक्शन हो गया, यानी आप जब कोई भी आइटम का ऑक्शन करते हैं, यानी कोई मशीनरी ऐसी है जो अनसर्विसेबल हो गई, यानी बहुत सारा जब एनुअल प्रॉपर्टी बोर्ड होता है तो उसमें आप रिकमेंड करता है बोर्ड किसी भी डिपार्टमेंट में, जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, उनके लिए मैं साधारण तौर पे बता दूं, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में जैसे हमारे घर का सामान होता है आप कबाड़ी को देते हैं, इसी तरह का ऑफिसेज में भी बोर्ड होता है और वो बोर्ड चेक करता है कौन सा आइटम ऐसा है जो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, यानी बीआर हो चुका है, तो वो बीआर वाले आइटम को ऑक्शनिंग के द्वारा मार्केट में दे देते हैं और उससे जो पैसा आता है वो ऑक्शनिंग फंड में जमा हो जाता है। तो यहां पर ऑक्शन का मतलब ये है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इन हिज कैपेसिटी एज सच अदर देन रेवेन्यूज और पब्लिक मनीज रेज्ड और रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट। अब यहाँ पर बहुत लंबा प्रश्न है तो आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 284 ये प्रोविजंस देता है और उस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद बाय एनी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी है जिसके पास या तो मनी जमा हो रही है या वो कहीं पर जमा करा रहा है, एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियंस इन हिज कैपेसिटी, और इस काम के लिए जब उसे नियुक्त किया जाता है तब अदर देन किसके अलावा, जो रेवेन्यूज होते हैं और पब्लिक मनी रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, उसके अलावा बात हो रही है, उसके लिए कौन सा आपको आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 284 है जो अधिकारियों को ये पावर देता है
ये बताता है कि कौन से अधिकारी डिपॉजिट और आपके ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियंस इन हिज कैपेसिटी, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 284 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अमाउंट फॉर डायरेक्ट परचेज ऑन जेम। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरली रिपीट होता है, विद्यार्थियों याद रखिएगा। आपको थ्रेशोल्ड अमाउंट का यहाँ पर पूछा है। विद्यार्थियों थ्रेशोल्ड का मतलब होता है सीमा, यानी आपको कितनी सीमा के अमाउंट का डायरेक्ट परचेज में जेम पर कर सकते हो, तो वो है 50,000 की आप खरीदारी कर सकते हो एक साथ एक आइटम के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझना है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक सीमा रेखा है, इससे ज़्यादा का आप एक सिंगल परचेज में डायरेक्ट परचेजिंग में नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको 50,000 की गवर्नमेंट ने लिमिट कर रखी है। तो विद्यार्थियों कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, आप जब वीडियोस देखेंगे तो अपनी रिमार्क्स जरूर छोड़िएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है स्टाफ की, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा अगर अपने 2 शब्द आप रिमार्क्स में लिखेंगे तो चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। विद्यार्थियों ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आइदर एज ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट और फॉर डिपॉजिट रेमिटेंस और अदरवाइज सेल बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। अब यहां पर प्रश्न को समझिए, ऑल मनी रिसीव्ड बाय यानी जो प्राप्त की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आइदर एज ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, या तो वो गवर्नमेंट की कोई ड्यूज होंगी, या फॉर डिपॉजिट हो सकती है गवर्नमेंट की, रेमिटेंस हो सकता है, और अदरवाइज सेल बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। तो यहां पर पूछा है क्या उसे सेम डे करना है, 24 आवर्स में करना है, एज सुन एज पॉसिबल करना है, विदाउट डिले करना है। तो जो भी गवर्नमेंट का पैसा होता है उसे विदाउट डिले के साथ ही गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है। अगर आपने उसे कैश में रिसीव किया है तो आप उसे रख नहीं सकते, गवर्नमेंट के अकाउंट में आपको जमा करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पाबंदी है एज सुन एज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एज सुन एज पॉसिबल में तो बहुत सारा समय आ जाता है, 24 आवर्स भी नहीं रख सकते, सेम डे भी नहीं है, विदाउट डिले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट अकाउंट में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऑन द सेम डे इसको करेंगे, लेकिन इसमें राइट आंसर होगा विदाउट डिले। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अंडर आर्टिकल 284, मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल 284 को, उसी के बारे में फिर से प्रश्न पूछा है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन all monies received by or deposited with any officer employed in connection with the affair of the union in his capacity as such other than revenue or public money raised on received by the government shall be paid into। देखिए वहां पर पब्लिक अकाउंट दे दिया था, आपसे आर्टिकल पूछ लिया था, और यहां पर आर्टिकल दे दिया है और आपसे पूछा है कि कौन से अकाउंट में दिया जाएगा। तो ये याद रखिए जितना भी पैसा गवर्नमेंट का होता है वो पब्लिक फंड अकाउंट में जाता है, पब्लिक अकाउंट में जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह के अलग अलग IITs में सेम प्रश्न होता है, लेकिन उसको घुमा करके पूछ लिया जाता है, कभी आर्टिकल पूछ लेगा, कभी आपसे अकाउंट पूछ लेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द हेड ऑफ द अकाउंट टू विच पब्लिक मनी शैल बी क्रेडिटेड एंड the withdrawal of the money therefrom shall be governed by the relevant provisions of। अब यहां पर आपको याद रखना है जो भी हेड ऑफ अकाउंट है जिसमें पब्लिक मनी जाता है और जिसमें जमा किया जाता है या पैसा निकाला जाता है पब्लिक मनी से, वो कौन से हेड्स में निकाला जाता है, कौन कौन से रिलीवेंट प्रोविजंस होते हैं। तो याद रखिए लिस्ट ऑफ मेजर हेड एंड माइनर हेड। मेजर हेड होते हैं बजट जिनमें आप कंस्ट्रक्शन करते हो, बड़ा अमाउंट आता है। माइनर हेड होता है जिसमें आप रिपेयर वगैरह करते हो, बहुत सारे जो पिटी एक्सपेंडिचर्स होते हैं ऑफिस में वो सब माइनर हेड के अंदर आते हैं, और जिनमें बड़ा खर्चा होता है वो सभी मेजर हेड के अंदर आते हैं। इसीलिए पब्लिक फंड अकाउंट के अंदर अगर आप जो रूल की प्रोविजंस की बात होती है तो लिस्ट ऑफ मेजर हेड एंड माइनर हेड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। As per the e-procurement guideline, what is the minimum number of days for the publication of a national competitive bidding NCB tender? यहाँ पर मैंने आपको बताया था, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है हमारा, उसमें इस प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछा था। यहाँ पर पूछ लिया एज पर द e-procurement guidelines what the minimum number of days, तो यहाँ पर आएगा 21 days। दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12।
विद्यार्थियों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर एन अथॉरिटी डेलीगेटेड विद एन फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रोक्योरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहां पर पूछ लिया है आपसे कि विच फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इसेंशियल है एज ए अथॉरिटी, जो डेलीगेट करता है फाइनेंशियल पावर्स को किसके लिए, पब्लिक प्रोक्योरिंग करने के लिए गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें जो सामान खरीदा जा सकता है उनको फाइनेंशियल पावर्स देने के लिए कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो कि पावर्स प्रदान करती हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है किसी न किसी को और अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स बिल्कुल जरूरी है, जितने भी सप्लायर्स होंगे, बिडर्स होंगे, उनको फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जितनी भी सरकारी खरीद है ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाके कुछ भी खरीद लो, आपको प्रॉपर प्रमोशन देना पड़ेगा कंपटीशन के लिए। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल में आते हैं कि ये सब आपको करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। When the maintenance of any rentable building is entrusted to a civil department other than the central public work department, who among the following shall be responsible for the due recovery of the rent thereof? यकीन मानिए विद्यार्थियों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस पेपर देखे हैं लगभग ये प्रश्न रिपीट हुआ है हर आईआईटी में, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहां पर पूछा क्या गया है, जब भी आपको मेंटेनेंस ऑफ एनी रेंटेबल बिल्डिंग, यानी आपने कोई भी रेंटेबल बिल्डिंग ली है, जब आप सिविल डिपार्टमेंट के अलावा अदर देन द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को देते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी रेस्पॉन्सिबल, कौन है जो कि रिकवरी के लिए, रेंट की रिकवरी के लिए ऑथराइज होगा, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को आप रेंट पर बिल्डिंग देते हैं। होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके पास कर्मचारियों को रहने के लिए मकान या बिल्डिंग नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, सिविल की किसी बिल्डिंग को हायर करते हैं अपने कर्मचारियों के लिए रेंट बेसिस पे, यानी उनको जो एचआरए मिलेगा वो उनको नहीं दिया जाएगा और उसकी रिकवरी हो जाएगी, उनको क्वार्टर के तौर पर मकान दे दिया जाएगा और जितना उसका एचआरए बनता है उस एचआरए को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना पड़ता है। अब इसकी रिकवरी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, यानी जिस डिपार्टमेंट ने ये बिल्डिंग रेंट पर ली है उसी का हेड इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। While making a public procurement, the description of the subject matter should not contain which of the following, यानी जब भी आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नोट आया शुड नॉट कंटेन, क्या नहीं होना चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आइटम आप खरीद रहे हो तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बिना तो काम चलेगा नहीं। ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड, विद्यार्थियों इसके ऑडिट में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं। जो आईआईटी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि अगर ऑफिस में कोई सामान खरीदना है तो जब भी टेंडरिंग इनवाइट किया जाता है तो ऐसा नहीं कहते कि हमको अगर पेन चाहिए तो लक्सर का पेन चाहिए या रिनॉल्ड का पेन चाहिए, ऐसे नहीं लिखा जाता। केवल हम स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि इस तरह चलना चाहिए, इतना इसका पैरामीटर होना चाहिए। जो भी आपको सामान खरीदना है उसके पैरामीटर्स आप दे सकते हो, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं दे सकते हो, ट्रेडमार्क नहीं दे सकते हो, है ना, ट्रेड नेम नहीं दे सकते हो, कंपनी का नाम नहीं दे सकते हो, ये आप नहीं कर सकते हो। और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ये तो आपको बतानी ही पड़ेगी। एक कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा कि आप वन टाइम परचेज कर रहे हो या आप साल में कितनी बार आपकी सप्लाई चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि ये नहीं है इसीलिए नोट लगाकर हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड उस पर नहीं होना चाहिए, तो यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरे विस्तार से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफिस जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सीधे ग्रेजुएट हुए हैं और उसके बाद अपनी तैयारी आईआईटी में जाने के लिए कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर विच रूल ऑफ द जीएफआर यानी जनरल फाइनेंशियल रूल, ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल नॉट विदहोल्ड एनी इंफॉर्मेशन
बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। यहां से पूछा है कौन सा रूल है जो ये कहता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अपने पास में विथहोल्ड नहीं कर सकती कोई भी इंफॉर्मेशन। जब भी ऑडिट होगा ऑडिटर को आपको ऑडिट ऑफिसर को बताना पड़ेगा, जो भी वो इंफॉर्मेशन मांगे वो इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। कोई भी आप छुपा नहीं सकते, किसी बुक को नहीं छुपा सकते, किसी डॉक्यूमेंट को बिना ऑडिट के लिए नहीं रख सकते। ये कौन से रूल में कहा गया है? रूल 40 है GFR का, जिसके अंदर में कहा गया है कि आपको एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी बुक और एवरी इंफॉर्मेशन ऑडिट ऑफिसर को देनी है या अकाउंट ऑफिसर को देनी है। तो रूल 40 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थियों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। Which among the following files may be sent personally to the head of the audit office? यानी कौन सी ऐसी फाइल है जो आपको पर्सनली ले जानी होगी हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस में। यानी बहुत सारी ऐसी फाइलें होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, टॉप सीक्रेट होती हैं, यानी क्लासिफाइड नेचर की होती हैं, जिनमें कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होता है, जिनमें रेस्ट्रिक्टेड भी आता है, सीक्रेट आता है, टॉप सीक्रेट आता है, कॉन्फिडेंशियल, यानी 4 तरह के आपके क्लासिफाइड होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैटर। तो यहाँ पर अगर सीक्रेट हुआ तो भी आपको पर्सनल ले जाना है, टॉप सीक्रेट हुआ तो ले जाना ही है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है वो भी ले जानी है, और अगर पर्सनल फाइल है किसी इंडिविजुअल के, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट अगर आपने मांगे हैं ऑडिट ऑफिस ने, यानी किसी कर्मचारी का लीव अकाउंट आपको ऑडिट करा के आना है, मान लीजिए आप क्लर्क है, तो आप ऐसा नहीं है कि बाई पोस्ट डॉक्यूमेंट भेज देंगे, नहीं, पर्सनल फाइल्स हमेशा आपको बाय हैंड लेके जानी है, पर्सनली लेके जानी है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच चैप्टर ऑफ GFR डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस? यानी GFR का, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का कौन सा चैप्टर है जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस का? तो चैप्टर 6 इज द रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द GFR। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं 19 की। एज पर रूल्स 143 ऑफ GFR विच आइटम विल नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ द गुड्स? यानी GFR के अंदर रूल नंबर 143 है, उसमें गुड्स की डेफिनेशन दे के रखी है कि कौन सा ऐसा है जो गुड्स के अंदर में नहीं आता। यकीन मानिए विद्यार्थियों, इस 19 नंबर क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई IIT का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें यह प्रश्न नहीं आया। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ये प्रश्न आपको IIT जोधपुर में भी देखने को मिलेगा। आप जितने भी पेपर उठा लीजिए सब में ये प्रश्न, अभी जो AO का और IIT दिल्ली के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। जिन विद्यार्थियों ने दिया होगा उन्हें ये प्रश्न देखते ही याद आ गया होगा। इसीलिए तो कहता हूँ विद्यार्थियों, बहुत मेहनत लगती है एक एक प्रश्न को सेलेक्ट करने में, उसका अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने में, क्योंकि किसी भी IIT में पेपर तो मिल जाते हैं लेकिन आपको राइट आंसर उनका नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेडल स्कॉलर आपके लिए मेहनत करता है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, सब कुछ आपको मेडल स्कॉलर पर मिलेगा। और जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, वो जिन्होंने पेड मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है, वो पेड मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब आगे के सारे जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो केवल पेड मेंबर्स के लिए ही हम बनाएंगे। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी, जो बात 100 रुपये या 150 रुपये की नहीं है विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी चीज़ के पैसे देते हैं ना तो उसकी कद्र हो जाती है। जब हम तब 100 रुपये खर्च नहीं करेंगे ना तब तक आप सीरियसली पढ़ेंगे भी नहीं। यकीन मानिए, जब आप थोड़ा पैसा दे देते हैं तो आपको लगता है पैसा दिया है मैं पढ़ लेता हूं और उससे आपका भला ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बुक्स, पब्लिकेशन एंड पीरियोडिकल्स जो होते हैं, पीरियोडिकल मानी पाक्षिक, जो पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं उनका है। पब्लिकेशंस आपको पता ही है बहुत सारे निकलते हैं, बुक्स है, ये सभी डेफिनेशन ऑफ गुड्स के अंदर में नहीं आते हैं। फर्नीचर गुड्स है, फिक्चर्स गुड्स है, रॉ मटेरियल गुड्स में आता है, और सॉफ्टवेयर, पेटेंट, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, शिप सब कुछ गुड में है। लेकिन बुक्स, पब्लिकेशन और पीरियोडिकल्स को आप गुड्स के अंदर में काउंट नहीं करते हैं, इनके लिए अलग से बजट आता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग इज मेंशन्ड इन विच रूल ऑफ GFR? विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा है कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है पब्लिक बाइंग यानी गवर्नमेंट की खरीदारी के लिए आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हुए हैं वो कौन से रूल के अंदर में दिए हुए हैं? तो रूल नंबर 144 इज डिस्क्राइबिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 20।
विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। What is the significance of ratio analysis in the financial management of IIT? यानी जब भी बात होती है IIT के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें एक टर्म यूज होती है रेशियो एनालिसिस। वो किस बात को बताता है? वो किसी भी इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इट हेल्प इन असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। बात करते हैं 22 की। द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एन IIT शोज, यानी IIT के अंदर में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ कैश इज जनरेटेड एंड यूज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, यानी स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, उसमें कैसे कैश को जनरेट किया गया और कैसे उसको यूज किया, इसके बारे में बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब भी एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात आती है तो वहां पर आपको कैश का लेन देन के बारे में अपना ऑप्शन चूज करना होगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं 23 की। द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म, यानी जिसको IDRP भी बोलते हैं, एट IIT जोधपुर इज डेजिग्नेटेड टू। यहाँ पर विद्यार्थियों आपसे फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है IDRP की। दैट्स वाई मैंने IDRP को यहाँ पे लिख दिया है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म होता है IDRP का फुल फॉर्म, और ये IIT जोधपुर के अंदर में स्पेशली डेजिग्नेटेड किया गया है। और किस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ रिसर्च, यानी यहाँ पर आपको जो फॉस्टर कोलैबोरेशन होता है, यानी वेरियस जो ब्रांचेज होती हैं, वेरियस डिसिप्लिन्स जो होती हैं रिसर्च की, उनके अंदर में कोलैबोरेशन करने के लिए, यानी एक दूसरे के अंदर सामंजस्य बैठाने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म। जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, रिसर्च प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं 24 की। ए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एट IIT इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन। अगर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का कोई विद्यार्थी दे रहा है एग्जाम, तो ये प्रश्न उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम क्या है, किस चीज में इन्वॉल्वमेंट होता है उसका? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। असिस्टिंग इन लेबोरेटरी एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जो होता है असिस्ट करता है, वो असिस्टिंग इन लेबोरेटरी एंड टेक्निकल एक्टिविटीज के अंदर उसको ड्यूटीज दी जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Question number 25. The senior technical assistant in the computer center at IIT would be responsible for। दो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है कंप्यूटर सेंटर के अंदर। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट IIT की बहुत सारी ब्रांचेज में होता है, टेक्निकल ब्रांचेज में, लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है स्पेशली कंप्यूटर सेंटर की, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ensuring the smooth operation of computer system and network। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है उसका काम है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। दैट इज द कंप्यूटर सेंटर में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26। द रोल ऑफ द चीफ साइंटिफिक ऑफिसर एट IIT जोधपुर। चीफ साइंटिफिक जो ऑफिसर होता है IIT जोधपुर में, उसका काम आपसे पूछा है, रोल पूछा है उसका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क उसका काम होता है। यही काम होता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, और यही काम होता है चीफ साइंटिफिक ऑफिसर एट IIT जोधपुर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितना भी ये आपको साइंटिफिक जो ऑफिसर्स होते हैं उन सब का भी काम तो सेम है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती हैं, लेवल्स अलग होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कोई सुपरवाइज करता है, कोई उस काम को करता है, कोई उसको ओवरऑल मैनेजमेंट को देखता है। तो यहाँ पर वो काम अलग हो सकता है, लेकिन सबका काम, जैसे अगर आप एयरफोर्स को देखोगे, पायलट बहुत सारे होते हैं, अलग अलग ब्रांच के होते हैं, सबका काम है प्लेन उड़ाना, लेकिन कौन सा प्लेन कौन उड़ाएगा, MiG-21 कौन उड़ाएगा, MiG-23 कौन उड़ाएगा, सुखोई कौन उड़ाएगा, ये पायलट ही होते हैं, लेकिन अलग अलग पायलट होते हैं। इसी तरह का यहाँ पर काम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट।
अब बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यानी किस लिए किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका रोल पूछा है प्राइमरी रोल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू एंश्योर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितने भी आपके फाइनेंशियल लेन देन है उसका इफेक्टिव रिसोर्सेज इफेक्टिव यूज हो, उसी के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। क्वेश्चन नंबर 28, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंस्टीट्यूट असेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, यानी कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी भी इंस्टीट्यूट के असेट्स के बारे में बताता है, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, उसकी लाइबिलिटीज के बारे में बताता है, यानी उसकी उधारी बताता है कि उसके ऊपर कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, और इक्विटी के बारे में बताता है यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। तो वो एक ही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैलेंस शीट। यानी किसी भी आईआईटी के या किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर आप बैलेंस शीट देख लेंगे तो आपको ये तीन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में और इक्विटी के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विद्यार्थियों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट व्हाट डज द टर्म ऑफ एंडोनमेंट रेफर टू, यानी किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर एक टर्म यूज होता है वो है एंडोनमेंट। एंडोनमेंट का मतलब क्या है उसके बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डोनेशंस मेड टू द इंस्टीट्यूट फॉर स्पेसिफिक पर्पज और जनरल सपोर्ट, यानी जो डोनेशंस किए जाते हैं इंस्टीट्यूट में, हर डोनेशन के पीछे स्पेसिफिक पर्पज होता है कि हम इस रिसर्च के लिए दे रहे हैं, इस सेक्शन को दे रहे हैं, इस विभाग को दे रहे हैं, इस पर्पज के लिए दे रहे हैं, तो वो बताता है एंडोनमेंट फंड। यानी एंडोनमेंट फंड जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी आपके फंड की लिमिटेशंस होती हैं कि कौन सा फंड किस पर्पज के लिए आया है, उसी के बारे में बताता है एंडोनमेंट। तो अब बात करते हैं 30 की। What is the fund accounting system typically used for an academic institute, यानी फंड अकाउंटिंग जो होता है वो किसी भी इस एकेडमिक इंस्टीट्यूट में क्या है उसका टिपिकली यूज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो पूछा है आपसे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन फंड्स दैट हैव रिस्ट्रिक्शंस और स्पेशल पर्पज, यानी जब भी फंड अकाउंटिंग की बात होती है, सिस्टम जो मैंने आपको बताया एंडोनमेंट फंड है, इस तरह का फंड जब आता है तो उसको ट्रैक एंड रिपोर्ट किया जाता है। जो फंड स्पेशल पर्पज के लिए आते हैं उन्हीं के लिए फंड अकाउंटिंग सिस्टम अलग से रखा जाता है। बात करते हैं 31 की। विच बजटिंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए जो बजटिंग मेथड कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो है इंक्रीमेंटल बजटिंग। यानी हमेशा जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उनमें इंक्रीमेंटल बजटिंग का यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंक्रीमेंटल बजटिंग। जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इंक्रीमेंटल जो बजटिंग होता है उसे बोलते हैं वृद्धिशील बजट, यानी ये प्रबंधन जो होता है लेखांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें नए बजट के लिए मौजूदा बजट में मामूली बदलाव करना शामिल है, यानी आपको जो भी बजट मिला है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। चालू वर्ष के लिए इस्तेमाल किया गया बजट अगले वर्ष के बजट के आवंटन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, उसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग। यानी इस वर्ष जो आपने खर्चा किया है उसको देख करके अगले वर्ष का आपका बजट मिलेगा, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी नए हैं उनको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। हाउ डज दिस डेप्रिसिएशन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, साल के अंत में हम डेप्रिसिएट करते हैं, यानी कोई भी आइटम इस साल हमने खरीदा है तो अगले साल जब प्रॉपर्टी का उसका बोर्ड ऑफ ऑफिसर होगा उसके अंदर में ये देखा जाएगा कि उसका डेप्रिसिएट कितने % करना है। हर आइटम का एक डेप्रिसिएशन अलग फार्मूला होता है, हर एक इंस्टीट्यूट में अलग होता है, वो क्या होता है उसी के बारे में आपसे पूछा है। आंसर बी इज द करेक्ट, इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द असेट एंड डिक्रीज नेट इनकम। तो जो आपकी नेट इनकम है, नेट प्रॉपर्टी है, ओवरऑल आपकी ग्रोथ है, उसमें से वो माइनस हो जाता है क्योंकि उसकी आपका डिप्रिशिएट हो जाती है वैल्यू। तो इसी को पूछा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 32। विद्यार्थियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड फंड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट,
मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, रिस्ट्रिक्टेड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगे इस फंड जो अलॉट हुआ है उसमें, यानी स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड अलॉट हुआ है तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज होता है, किसी और पर्पज में उसे यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट टू यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज एज डायरेक्टेड बाय द डोनर और ग्रांटर, यानी ग्रांट मिला है गवर्नमेंट की साइड से तो आपको बताया गया है कि ये इस फंड के लिए आया है, इस पर्पज के लिए आपको ये फंड मिला है, या किसी डोनर ने अगर डोनेट किया है तो वो भी आपको पर्पज पता है तो उस फंड को केवल आप उसी पर्पज के लिए यूज करेंगे। दैट्स वाई इसे नाम दिया गया है रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। Which committee is typically responsible for overseeing the financial affairs of an academic institute? कौन सी ऐसी कमेटी होती है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपके फाइनेंशियल अफेयर्स को देखती है, यानी फाइनेंशियल लेन देन को देखती है? उस कमेटी का नाम है फाइनेंस कमेटी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो देता है फाइनेंशियल कमेटी, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल नहीं होगा, फाइनेंस कमेटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं 35 की। What is the operating budget of an academic institute? Like IIT में क्या होता है? ऑपरेटिंग बजट होता है, और यही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि ऑपरेटिंग बजट होता क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइन एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस, यानी आपके जो दैनिक खर्चे हैं उनके लेन देन के बारे में कि कितनी इनकम आपके पास आ रही है, कौन कौन से आपने खर्चे किए हैं, उसी का फाइनेंशियल प्लान और आउटलाइन बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग बजट। यानी जो आपके इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए खर्चा चाहिए, यानी आपके डे टू डे ऑफिस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, बहुत सारे ऑफिस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनका खर्चा का लेन देन का ब्यौरा तैयार करना ही ऑपरेटिंग बजट कहलाता है। यानी इतना बजट तो केवल आपको इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट? अब देखिए यहाँ पर पूछ लिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में? तो ये डिनोट करता है इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड थ्रू बोरोइंग और फंड रेजिंग, यानी आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, आप कहीं से पैसा ले सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट आपको दे सकती है, वर्ल्ड बैंक दे सकती है, वहाँ से आपको बोरोइंग हो सकता है, या आप पब्लिक क्राउडिंग से आपको फंड रेजिंग करा सकते हो, या शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है वहाँ पर आप उसको फंड रेजिंग कर सकते हो शेयर होल्डर से। तो ये कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। विद्यार्थियों 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ एन आईआईटी? किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहां पर एक अकाउंट सेक्शन होता है और वो काम करता है इंटरनल ऑडिट का, यानी बाहर से जब ऑडिटर आते हैं उससे पहले इंटरनल ऑडिट हो जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट to evaluate and improve the effectiveness of the risk management, control and governance processes। यानी यहाँ पर आपको बताया इंटरनल ऑडिट करा लेते हैं कि उससे कि जो गलतियाँ हैं जो ऑडिट में पकड़ी जा सकती हैं उनको पहले से ठीक कर लिया जाए, अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है। इसीलिए कोई भी डिपार्टमेंट जब एक्सटर्नल ऑडिट होता है उससे पहले इंटरनल ऑडिट करा लेता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं 38 की। Which document outlines the financial policies and procedures of an IIT? तो आपको याद रखना है IIT के अंदर जो प्रोसीजर और पॉलिसीज बनती हैं वो बनती हैं फाइनेंशियल मैनुअल के अंदर। IIT में एक फाइनेंशियल मैनुअल होता है जो डिस्क्राइब करता है फाइनेंशियल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 38। बात करते हैं 39 की। द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफिस इन एन IIT इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ, जो कंट्रोलर होता है एग्जामिनेशंस का वो ऑफिस IIT में क्या काम करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैनेजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो उस एग्जाम को कंडक्ट करने में जितना भी पैसे का खर्चा होगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखने का काम करता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 IIT में इसको रिपीट होते हुए देखा है, अलग अलग पेपर्स में से देखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन डील विद द
कॉन्टेस्ट ऑफ द आईआईटी, यानी आपको आईआईटी के कॉन्टेस्ट में फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन जो होता है वो क्या डील करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग एंड बजटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट का काम करता है फाइनेंस एंड अकाउंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 41 है, इन एन आईआईटी द प्रोजेक्ट अकाउंट्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर, यानी आईआईटी के अंदर जो प्रोजेक्ट अकाउंट्स हैं वो किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैनेजिंग फंड रिलेटेड टू रिसर्च प्रोजेक्ट एंड ग्रांट, जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं के लिए प्रोजेक्ट अकाउंट्स काम करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 41। बात करते हैं 42 की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द आईआईटी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट हेल्प इन डिटरमिनिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरियस एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या डिनोट करता है कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है आपकी वेरियस एकेडमिक और रिसर्च एक्टिविटीज में उसको डिटरमिन करने का काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 42। बात करते हैं 43 की, द प्रोक्योरमेंट सेक्शन इन एन आईआईटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो प्रोक्योरमेंट सेक्शन होता है आईआईटी का वो क्या काम करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी जो कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ते में लिया जाए, अच्छे से लिया जाए, ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर लिया जाए, सारी खरीदारी को देखता है प्रोक्योरमेंट सेक्शन। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, विच रिपोर्ट वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन आईआईटी ओवर ए फिस्कल ईयर, यानी यहां पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ने पूछा है आईआईटी के अंदर जो फिस्कल ईयर के अंदर जो आपको बताता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, वो है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। जो विद्यार्थी नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि फिस्कल ईयर क्या होता है, ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ओवर विच द अकाउंट एंड टैक्सेस ऑफ ए कंपनी और पर्सन आर कैलकुलेटेड, यानी 12 महीने में जितना भी आपका लेन देन हुआ है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर उसी को फिस्कल ईयर कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो 12 माह की वह अवधि जिसके लिए कंपनी या व्यक्ति के लेखा और करों का आकलन किया जाता है उसे ही बोलते हैं फिस्कल ईयर, और इसे जनरल भाषा में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, जहां भी फिस्कल ईयर आ जाता है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वित्तीय ईयर की ही बात करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 44। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, द एंडोनमेंट फंड ऑफ एन आईआईटी इज यूज्ड फॉर, मैंने आपको बताया एंडोनमेंट टर्म के बारे में और यहां पर पूछ लिया गया है फंड के बारे में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज स्कॉलरशिप, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसको सपोर्ट करता है एंडोनमेंट फंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 45। बात करते हैं 46 की, विच कमेटी इज टिपिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। तो वो देखती है फाइनेंशियल कमेटी। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर फाइनेंस कमेटी आपको लेना है, फाइनेंशियल कमेटी आपको नहीं टर्म यूज करना है, वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, What is the operating budget of an academic institute? Option A is the correct answer, a financial plan that outlines expected income and expenses for the day-to-day operations. तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, What is the purpose for the financial forecasting इन एन आईआईटी? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के बारे में पूछा है कि आईआईटी में फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड गाइड बजट प्रिपरेशन। जब भी बजट तैयार होता है तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बताते हैं कि अगले साल में इस चीज़ के लिए हमें इतना खर्चा चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें इतना खर्चा लगेगा, तो उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, in the context of IIT, capital budgeting decision would include, option D is the right answer, investment in new building and major equipment। मैंने आपको बताया माइनर बजटिंग और कैपिटल बजटिंग में अंतर होता है। कैपिटल बजट मेजर बजटिंग को बोलते हैं जिसमें बड़े खर्चे शामिल होते हैं, दैट्स वाई न्यू बिल्डिंग और मेजर इक्विपमेंट की यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, व्हाट डज द वेरिएंस एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई इन एन आईआईटी बजट?
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिफरेंसेस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी आपको जो बजट दिया गया उसमें से कितना आपने खर्चा किया, एडिशनल फंड की डिमांड की या नहीं की, इस सब का जो वेरिएंस एनालिसिस होता है उसके अंदर में पता चलता है कि आपको जो फंड दिया था उसका कितना यूटिलाइज आपने किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। अब बात करते हैं 51 की। द जनरल लेजर इन एन आईआईटी इज, जनरल लेजर क्या काम करता है आईआईटी में? एक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्टीट्यूट। जनरल लेजर होता है पूरी लाइफ के अंदर में एक ही होता है, वो क्या बताता है? आपका ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बताता है। पूरी लाइफ के अंदर आईआईटी के जो होता है उसे कभी डिस्ट्रॉयड नहीं किया जाता, और जनरल लेजर के अंदर आप उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन एन आईआईटी इन्वॉल्व मैनेजिंग। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है आईआईटी में वो क्या मैनेज करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शॉर्ट टर्म असेट एंड लाइबिलिटीज टू एंश्योर लिक्विडिटी, यानी फंड की लिक्विडिटी बनी रहे। शॉर्ट टर्म असेट्स के ऊपर जो गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म उनको पूरा करने के लिए, लाइबिलिटीज होती हैं शॉर्ट टर्म उनको पूरा करने के लिए ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है, जो आपको शो को रन करने के लिए चाहिए, इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए चाहिए। आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर के बारे में हमने बात की थी, उसी तरह का ये एक्सपेंडिचर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो विद्यार्थियों ये थे 52 क्वेश्चन जो आपकी 23 आईआईटीज की वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए थे और आपके इस सब्जेक्ट पे आधारित थे। दैट्स वाई मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया जो था जीएफआर 2017 ई प्रोक्योरमेंट एंड ई मार्केट प्लेस जैम। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसी में से आपके प्रश्न बारी बारी से आपसे पूछे जाएंगे। अगर इन प्रश्नों को आप थोरली याद कर लेते हैं, अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट पर और कुछ प्रश्न बन सकता है। तो चलिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी एग्जाम के लिए ये मटेरियल सफिशिएंट होगा। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल के पेड मेंबरशिप आप ले सकते हैं, क्योंकि इन कंटेंट को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपकी साइड से चाहिए, ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हमने रखा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में एक एक पैसे की इंपॉर्टेंस हमें पता होती है। यही कारण है कि हमने माइनर चार्जेस रखे हैं। अगर आप केवल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो केवल 89 रुपीज़ में आप वो कर सकते हैं और सभी वीडियोस आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप जोधपुर आईआईटी में मेडल स्कॉलर का नाम ऊंचा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ और विशेष आशा के साथ कि हमारे विद्यार्थी मेडल स्कॉलर का डंका इस बार बजा ही देंगे।